गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। तो आज की क्लास हम फिर शुरू करते हैं। और कल यानी कि सैटरडे एक टॉपिक हमारा हुआ था राजनीति के सिद्धांत, और उसके बाद राज्य स्टेट कंप्लीट हो गया था। राज्य की हमने रूपरेखा सब समझ ली आसानी से। अब वो आगे के क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी सॉल्व होने लगेंगे। ओके, ठीक है। हम आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब। ठीक, थॉमस हॉब्स लिख लीजिएगा। ठीक, पहले हम समझ लेते हैं कि अब हम थिंकर्स को कैसे पढ़ेंगे। अमूमन सभी स्टूडेंट को थिंकर पढ़ने से बड़ा ही डर लगता है, लेकिन सबसे इजी पार्ट पॉलिटिकल साइंस का यही है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेबल चीज़ नहीं है। सब चीज़ अपनी स्थान पर, अपनी जगह पर फिक्स है। इसमें कोई भी चेंजेबल ज़्यादा थिंकिंग नहीं है। बस अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि थॉमस हॉब्स के सिद्धांत वर्तमान समय में कहाँ तक कारगर हैं। ओके, इसी तरीके से किसी भी थिंकर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है या कहाँ तक कारगर है, या योगदान बताएं। 3-4 पॉइंट ये बनते हैं आपके। ठीक, और मान लिया कोई थिंकर आएगा, हमने जैसे हॉब्स का ही ले लेते हैं उदाहरण। हॉब्स एग्जाम्पल, जब हम हॉब्स पढ़ेंगे तो हॉब्स के अनेकों विचार, इसका राजनीतिक विचार, ये आपके वेस्टर्न थिंकर जब शुरू होंगे, मैं तब की बात बता रही हूँ। अभी हम राज्य से रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य स्टेट, टॉपिक नंबर 2, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अनेकों थिंकर, अभी आपको लॉक भी पढ़ना है, रूसो भी पढ़ना है, और आपको इसके अलावा भी और थिंकर आएंगे, वो भी पढ़ने हैं। राजनीतिक विचार, मानव संबंधी विचार, जैसे नंबर 1 पे हमारा एक थिंकर ने अनेकों विचार रखे हैं। इनके राजनीतिक विचार के अलावा कौन से विचार होंगे? दार्शनिक भी होंगे, और राजनीतिक भी होंगे, सामाजिक भी होंगे, मानव संबंधी भी होंगे। काफ़ी अन्य विचार हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर क्या है? पॉलिटिकल साइंस। तो इसलिए राजनीतिक विचार तो सबसे पहले आ ही गया है ना, जो हमने हॉब्स को पढ़ना है। दूसरा मानव संबंधी विचार, क्योंकि मानव ही तो राजनीति को चलाता है, मानव ही तो विवेकशील प्राणी है। लेकिन हॉब्स की नज़रों में वो कैसा प्राणी है, तो हम इसको हॉब्स के द्वारा पढ़ेंगे, उसकी नज़रों से, कि व्यक्ति कैसा हिंसक है, दयालु है, किस तरीके का वो नेचर रखता है। ये हमें हॉब्स के एटीट्यूड से पता चलेगा जब हम हॉब्स को अच्छे से जान जाएंगे। सामाजिक विचार, समाज में क्या क्या चलन चल रहे हैं, क्या क्या संस्थाएं चल रही हैं, और समाज को कैसा होना चाहिए, किस दृष्टि से हॉब्स देखता है, ये भी हमें किससे जानने को मिलेगा? हॉब्स से। फिर हॉब्स ने कुछ अपने विचार और सिद्धांत रखे होंगे। सिद्धांत से मतलब, और ये सिद्धांत आपके सब तरीके के फील्ड होते हैं, जैसे राजनीतिक, मानवीय और सामाजिक, अलग अलग आपके
सिद्धांत, ठीक है, होंगे। तो हॉब्स के क्या सिद्धांत है वो भी हमें समझने होंगे। हॉब्स की आलोचनाएं भी समझनी होंगी, क्यों हॉब्स को नकार दिया गया है, या पूरी तरह से हॉब्स, आपने देखा होगा कि गांधी और हॉब्स को रख दिया जाए तो गांधीवादी विचारधारा ही सबसे ज़्यादा मान्य होगी। क्यों मान्य होगी? क्योंकि समय के साथ देखा जाए कुछ न कुछ चीज़ें बदलाव है, और गांधी ने जैसा देखा सोचा वैसे ही गांधी ने प्रस्तुत किया, हॉब्स ने देखा जैसा सोचा वैसे ही हॉब्स ने प्रस्तुत किया। आगे जब हम एंड करेंगे तो योगदान या निष्कर्ष, ये हमें कैसा रखना है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में ही रखना है। किसी भी थिंकर को अगर हम पढ़ेंगे, जब टॉपिक हम ख़त्म करते हैं तो वो हमने हमेशा पॉजिटिव में ही ख़त्म करना है। आपके पॉलिटिकल साइंस में, मेंस के पेपर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आलोचना के साथ ख़त्म नहीं करते हैं। हमेशा किसी सिद्धांत में कोई ना कोई रुचि होती है और उसके कुछ ना कुछ तर्क वितर्क महत्व रखते हैं, इसीलिए आलोचना के साथ कभी भी ख़त्म नहीं करना है। तो इस तरीके से थिंकर को पढ़ना है, और थिंकर की जो थॉट है, थिंकर की जो प्रेजेंटेशन है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी। एक व्यक्ति क्या क्या अपनी विचारधाराएँ रखता है, ए बी, इस तरीके से हम लोग बांट लेंगे। आपके पॉलिटिकल साइंस में बहुत ईजी हो जाएगा। वो आपका टॉपिक, अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे, अगर आप सिलेबस निकालेंगे तो आपका लास्ट टॉपिक पेपर 1 का 10 नंबर आपका बैठता है, और 9 नंबर भी आपका थिंकर का है, इंडियन थिंकर। तो तब ये टॉपिक आपके कराए जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हॉब्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक राज्य चल रहा है, और राज्य के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं अभी 10 ईयर में, हॉब्स ने राज्य को किस दृष्टि से देखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि समझौता संबंधी सिद्धांत है हॉब्स का, या फिर राजनीतिक सिद्धांत है, या सामाजिक सिद्धांत है, तो उन पर अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। अब क्योंकि हमारा टॉपिक है राज्य, और राज्य में कौन थिंकर आ गया? हॉब्स। हॉब्स ने राज्य की प्रेजेंटेशन किस तरह की है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो पहले हम जान लें कि हॉब्स है कौन। हॉब्स भी आपकी तरह, हमारी तरह क्या है? एक साधारण इंसान है, ठीक है। लेकिन हॉब्स का नाम लेते ही हमारे मन में आ जाता है कि हॉब्स ने व्यक्ति को हिंसक, झगड़ालू और लालची, लोभी, इन शब्दों से प्रेजेंट किया है। तो क्या हॉब्स ने व्यक्ति को सच में ही इस तरह का माना है कि व्यक्ति सच में ही स्वभाव से ईर्ष्यालु है और झगड़ालू है? वास्तव में हॉब्स ने अपने समय में जैसा देखा वैसा ही प्रस्तुत किया। अब हॉब्स का जन्म हुआ था, नंबर 1 पॉइंट, लिख लीजिए। हॉब्स का जन्म हुआ था 1588, 5 अप्रैल 1588, इसमें जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड में। इंग्लैंड तो आप जानते ही होंगे, अगर आप अभी मैप देखेंगे तो इंग्लैंड आपको पूर्वी एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। पश्चिमी एशिया का देश है, पूर्वी एरिया से वहाँ पे इंग्लैंड की स्थिति आपको पता चल जाएगी। 1588 में क्या दशा थी इंग्लैंड की? एकदम संक्रमणकालीन ऐसी दशा आप बताएंगे कि अगर ये एक स्टेट है और यह हॉब्स की मदर रहती है किसी राज्य में, तो उसकी मदर ने क्या देखा? आसपास के सब क्षेत्रों में क्या हो रहा है? झगड़ा, हिंसक घटनाएं और अत्याचार,
या फिर करप्शन। एक खुला करप्शन भी होता है, जैसे आप सड़क पे गए सामान लेने के लिए, आप लाइन में लगे हैं और लेकिन अचानक से देखते हैं कि कोई आदमी पीछे से आता है और वो लाइन में भी नहीं लगा और वो बुज़ुर्ग भी नहीं है, लेकिन वो अपना काम करा करके चला जाता है, हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो ये एक छोटे लेवल का करप्शन हुआ, ठीक है। और एक करप्शन ये भी था उस टाइम में इंग्लैंड में, जब हॉब्स का जन्म भी नहीं हुआ था। हॉब्स की मदर ने देखा कि व्यक्ति एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक। ऐसी दशा में हॉब्स की मदर ने जन्म की तिथि से पहले ही हॉब्स को जन्म दिया। और हॉब्स को जब जन्म दिया तो हॉब्स के नेचर में ही ये चीज़ें पहले से ही डाल दी गई कि भय एक स्थिति बनी हुई है, भय की, यानी कि सामाजिक भय चारों तरफ बना हुआ है। इंसान की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कोई व्यक्ति मर सकता है। इस तरीके की हिंसक घटनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो हॉब्स का पालन पोषण भी किसने किया? उसके चाचा जी ने। उसके पिता हॉब्स को छोड़ करके चले गए थे क्योंकि उनको लगा कि हम लोग हॉब्स की देखरेख नहीं कर पाएंगे, तो इंग्लैंड से जगह बदली और थे इंग्लैंड में ही। वहाँ पर अपने चाचा जी के घर थॉमस हॉब्स का पालन पोषण हुआ और वहीं पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन छोटी अवस्था में ही, यानी कि जब हॉब्स 14 साल का था, तभी उसने अपनी अच्छी बुद्धि की ये क्या कहते हैं परिमाण दे दिए। और उसमें क्या, हॉब्स ने छोटी ही उम्र में कई भाषाएं सीख ली थी, जिनका उसे ज्ञान हो गया था। और बाद में हॉब्स पढ़ाने भी शुरू कर दिया था हॉब्स ने अपने इस शिष्य को, जिसके साथ वो अंत तक उसका शिष्य हॉब्स के साथ जुड़ा रहा, उसकी सेवा में लगा रहा। ये हॉब्स के इंट्रोडक्शन है। अब ऐसी अवस्था में जब हॉब्स का जन्म हुआ और हॉब्स की मृत्यु हुई, तब तक उसने क्या देखा? हमारे कहने का सेंस कि व्यक्ति हिंसक है, झगड़ालू है। अब आप ही मान लो ना कि 100 साल की अगर किसी व्यक्ति की उम्र है और 100 साल में वो सिर्फ करप्शन ही देख रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा? वो मानेगा ही नहीं। आप कितना भी बोल दो, क्या वो मानेगा कि इंसान अच्छा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब उसके खुद पिताजी ये महसूस करते थे कि इंसान की ज़िंदगी खतरे में है, इवन उन लोगों की भी खतरे में है, और शरण के लिए अपने भाइयों के पास वो लोग चले गए थे, जहाँ पर हॉब्स की शिक्षा हुई और हॉब्स की देखरेख हुई, ठीक है। तो हॉब्स क्या मानता था? इंसान को झगड़ालू और हिंसक, लोभी, लालची, क्योंकि सारे झगड़े किसकी वजह से होते थे? किसी न किसी लोभ और लालच के लिए। और लोभ लालच क्या होता था? उसमें सबसे बड़ा कारण संपत्ति, पैसा, यही होता था। और अब क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, हॉब्स के राज्य संबंधी विचार यहाँ पर लिख लीजिए। ये एक पॉइंट है आपका। अब देखते हैं हॉब्स राज्य के बारे में क्या क्या बोलता है। हॉब्स क्या कहता है राज्य के बारे में? हॉब्स सिर्फ एक ही धारणा बोलता है कि राज्य किसकी देन है। अगर आपने पढ़ा है तो राज्य किसकी देन है? मानव प्रकृति की देन है, यानी कि मानव ने इस बात को समझो,
हॉब्स ये कहता है कि राज्य क्या है, मानव प्रकृति की देन है। मानव ने आपस में मिलकर अपने अधिकार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दे दिए, तो वो व्यक्ति किसका स्थान ले लिया, राज्य का स्थान, या फिर वो व्यक्ति राज्य कहलाया जाने लगा। पर्टिकुलर एरिया, जब एक यहाँ पर एक व्यक्ति को हमने, ए नाम के व्यक्ति को कोई अपने अधिकार सब ने हमने दे दिए, तो इस एरिया के अंदर जितनी भी पावर, जितने भी लोगों के कल्याण की बात करनी होती थी, तो वो यही व्यक्ति करता था। तो राज्य भी वही कौन कहलाया, वही व्यक्ति। और राज्य पहले से ही नहीं मिला था। अगर पहले से मिला होता तो हॉब्स ने अपने विचार रखे होते हैं, लेकिन हॉब्स ने ऐसा नहीं देखा। उसके टाइम में क्या था, राज्य तब बना जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, अपने विचार रखे कि व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में है और संपत्ति की सुरक्षा भी ज़रूरी है, और अपने जीवन के लिए हमें अपने ऊपर राज्य का अधिकार चाहिए। तब राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि पहले पॉइंट, राज्य पहले से नहीं था। राज्य को किसने बनाया, व्यक्तियों ने बनाया। करेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्य बनेगा तो जाहिर सी बात है राज्य के पास क्या होगी, पावर भी होगी। यानी कि जो ए नाम का व्यक्ति अगर कोई बनाया गया है, दैट इज स्टेट। बी, सी, डी और ई, ऐसे समझ लीजिए। इस राज्य के शीर्ष पर एक व्यक्ति बनाया गया। उस व्यक्ति को सभी व्यक्तियों ने, कोई भी ऐसा व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति नहीं बचा जिसने इस व्यक्ति को अपने अधिकार ना दिए हों। तो यानी कि बी व्यक्ति ने, सी व्यक्ति ने, डी व्यक्ति ने और इस क्षेत्र के भी सभी व्यक्ति ने। ये अगर क्षेत्र हो जाए तो हम सब ने अपने अधिकार किसे दे दिए, सब स्टेट ने, सब जगह के लोगों ने मिलकर अपने अधिकार इस व्यक्ति को दे दिए। इस व्यक्ति का काम हो गया कि सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना। सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करने का दायित्व इस व्यक्ति के ऊपर आया। तो यानी कि जितनी भी सत्ता, शक्ति की आवश्यकता होती है, अब वो निर्णय कौन लेगा, ये व्यक्ति लेगा। इस व्यक्ति को पूरा उत्तरदायित्व दिया गया। ठीक है। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं या रिमाइंड के लिए भी लिखना चाहते हैं तो आप पेज के साइड में बनाइएगा, बीच में नहीं। बीच में बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसे भी आप इम्पोर्टेंट नोट्स मान लेंगे। हालांकि बना सकते हैं ऐसा, ये अच्छा थॉट है। ठीक है। तो सारी पावर की आवश्यकता होती है और सारी पावर